Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is relating to the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. इससे रिलेटेड जो एक वीडियो मैं पहले भी आपके लिए बना चुकी हूँ। हालांकि इस पूरे एक्ट में सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी उसका एक पार्ट पहले आ चुका है, जिसका लिंक जो है या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर मैं आपको आई बटन पर शेयर कर दूंगी। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी उसे सर्च कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कवर अप करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब इनडिसेंट ऑफ वुमन के रिगार्डिंग 2 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें थर्ड सेक्शन जो है थर्ड और फोर्थ स्पेशली पनिशमेंट से ऑफेंसेस से रिलेटेड बात करता है। थर्ड कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, कि कोई ऐसा कंटेंट है या ऐसा कोई भी चीज है जिसको आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसको प्रोहिबिट किया गया अगर वो इनडिसेंट है तो वुमन से रिलेटेड। फोर्थ बात करता है कि वो आपको पब्लिकेशन है या पोस्ट वगैरह आप सेंड नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो टर्म्स हैं वो प्रोहिबिशन जो सेक्शन 4 में है, लेकिन उसका जो प्रोवाइजो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइजो ये बात कहता है कि अगर मान लीजिए जो कोई भी पब्लिकेशन आप कर रहे हो वो बोनाफाइडली है, इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग से जो रिलेटेड है, तो उस मामले में जो है आप क्या कर सकते हो, उसको आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का जनरल करेक्टर है, जनरल कंसर्न उससे रिलेटेड हो, या बोनाफाइडली किसी रिलीजियस पर्पजेस से स्पेशली उसको आपने पब्लिश किया है, तो उसको आप कर सकते हो। इसके बाद है कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने किया है जो स्कल्पचर में पत्थरों से जो मूर्तियां बनी गई हैं, इनका कही है, पेंट है, या अदरवाइज कोई भी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो किसके हिसाब से क्या है, वैलिड है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के हिसाब से, या फिर कोई ऐसा टेम्पल है, कोई ऐसी कार है जो यूज की जा रही है उन आइडल्स को कन्वे करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पज, और धार्मिक काम के लिए उसका यूज किया जा रहा है। फिर है एनी फिल्म है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2, जो पार्ट 2 सिनेमाटोग्राफी का जो है उसके तहत अगर कोई फिल्म आती है तो उसको भी उस पर भी जो है ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमने साथ साथ किया था सेक्शन 6 कर लिया था हमने, 5th को छोड़ दिया था। 5th को आज हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। सेक्शन 6 बात कर रहा है पेनल्टी की, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्राबंद करता है, कोई भी सेक्शन 3 और 4 के जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है, तो उसके बाद उसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन का इसमें यूज किया गया टर्म का। फर्स्ट कन्विक्शन की जब आप बात करते हो तो वो क्या 2 ईयर्स होगा और फाइन हो सकता है, जिसको 2000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने वही एक्ट दोबारा कर दिया है तो उस मामले में आपकी सब्सिक्वेंट क्या होगी, सब्सिक्वेंट ये आपकी कह रहा है 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है, और 10,000 तक का जुर्माना भी आपको लग सकता है, जो 1 लाख रुपए तक का बढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम कुछ किया है, फर्स्ट टाइम अगर कोई एक्ट है, तो उस मामले में क्या होगा, उस मामले में आपको सिर्फ 2 साल की सजा हो सकती है, और प्लस में फाइन भी हो सकता है, कितने तक का, 2000 तक का। लेकिन अगर आपने सब्सिक्वेंट कुछ एक्ट कर दिया है, सब्सिक्वेंट सेम ऑफेंस कर दिया इनके तहत, तो आपको 5 ईयर्स की पनिशमेंट है, और 2000 से लेकर 10,000 से लेकर 1 लाख तक जो है आपको पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। आज हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटिंग टू पावर टू एंटर एंड सर्च, कि आपके पास पावर है, ये किन के लिए बात हो रही है, ये हो रही है पब्लिक जो ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ पर जा सकते हैं और किस प्रकार से किसी प्लेस को वो सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 5। इसका फर्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट टू द रूल्स। रूल्स के साथ बात कर रहा है कि कुछ ऐसे रूल्स है जो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है उन रूल्स के तहत ऑथराइज किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर ऑथराइज कर दिया है तो विद इन द लोकल लिमिट्स, लोकल लिमिट्स में जो भी उसका लोकल दायरा, मान लीजिए कि पर्टिकुलर एरिया इसके लिए एक गैजेटेड ऑफिसर रिक्वायर्ड है और उसको अपॉइंट कर दिया गया, ऑथराइज कर दिया गया, तो अगर उसे ऑथराइज कर दिया गया तो लोकल लिमिट के अंदर किन किन एक्ट को करने के लिए ऑथराइज होगा उसको समझ लेते हैं। एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स,
कि वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम। द वर्ड यूज्ड रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब है कि जो रूल्स हैं रीजनेबल टाइम के, जैसे मॉर्निंग में आप किसी के घर में प्रवेश कर लोगे, सर्च करोगे विद सच असिस्टेंस। ऐसे असिस्टेंस, ऐसे असिस्टेंस का मतलब ऐसे सुविधाओं के साथ अगर कोई है, अगर उसकी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई वुमन का आप घर सर्च कर रहे हो तो उसमें आपको वुमन कांस्टेबल वगैरह को साथ ले जाना पड़ेगा, या कोई और भी ऐसी कोई प्रोविजंस हैं जो स्पेशली मेंशन किए गए हैं तो उनको भी आप फॉलो करोगे। एनी प्लेस, किसी प्लेस की सर्च की बात कर रहा है, इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव, जिसमें उस गैजेटेड ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव दिया गया है सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में कि रीजन टू बिलीव है कि वो एक जो है ऑफेंस हुआ है और उसके लिए हमें वहां सर्च करना चाहिए। दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और बीइंग कमिटेड, उसको इस बात का पूरा यकीन है। पूरा यकीन क्या वो अपने विचारों से करेगा? नहीं। पूरा यकीन का मतलब जो भी एविडेंसेस उसके सामने आया उससे ये लगता है कि वहां अगर सर्च किया जाएगा तो कुछ हमें मिल सकता है। पहले में तो क्या करेगा? ये सर्च करेगा, सिंपल बात है। सेकंड कह रहे हैं सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और बुक, कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट अगर कहीं पब्लिश करी गई है और उसका कुछ मटेरियल वहां पड़ा है, कोई बुक पड़ी है, कोई पैम्पलेट पड़ा है, कोई पेपर्स पड़ी है, कोई स्लाइड पड़ी है, कोई फिल्म का कोई पार्ट पड़ा है, कोई राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ पेंट किया हुआ है, या कोई फोटोग्राफी से कोई ऐसी पिक्चर आई है, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, जिसमें फिगर रिप्रेजेंट की गई हो, विच ही हैज रीजन टू बिलीव, तो उसको लगता है, ऑथराइज्ड गैजेटेड ऑफिसर को लगता है, उसको रीजन टू बिलीव है कि किसी भी ऐसा प्रोविजन जो है इस एक्ट का उसको इसने कॉन्ट्रावेन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि किसी के घर में जा सकता है, सर्च कर सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है किसी भी ऐसे आइटम को वो सीज कर सकता है जो इनडिसेंट और रिलेटिंग टू वुमन हो। थर्ड है एग्जामिन कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड है। जैसे अब राजकुंद्रा वाला मैटर अगर हम देखें तो अब क्या है कि लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, सीपीयू वगैरह जो है उसको एग्जामिन किया गया, उसको रिकॉर्ड भी करना होता है। एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड है जहां पर सारा डेटा सेव करके रखा था, रजिस्टर करके रखा था, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई दूसरा मटेरियल है, मटेरियल है कोई ऑब्जेक्ट है जो फाइंड है, मिला है उस घर में जहां पर भी सर्च की गई है, एंड सीज द सेम, और उसको क्या करेगा? सीज करेगा, जब्त कर लेगा। इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इफ एनी इट मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि इससे क्या है जो एविडेंस है वो लिए जा सकते हैं और जो ये शो करेगा कि ऑफेंस को जो है कमीशन हुआ है वो पनिशेबल है इस एक्ट के तहत। प्रोवाइजो कहता है नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस और पब्लिक ड्वेलिंग हाउस, टू टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग हाउस होते हैं। प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है? जो किसी का व्यक्तिगत है, जैसे अपना मकान जो होता है। पब्लिक ड्वेलिंग हाउस की आप बात करो तो होटल हो गए, कोई धर्मशाला हो गई, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वो क्या हो गया? प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, वो पब्लिक ड्वेलिंग हाउस हो गया। तो अगर प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जाना है, किसी व्यक्ति के घर जाकर सर्च करना है जिसका पर्सनल वहां पर रेजिडेंस है, तो उस मामले में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? वारंट की जरूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं हो सकती उस जगह आपकी। फिर कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग विच कंटेन्स, कि जो भी पावर दी गई है सीज करने की वो सिर्फ उसी मामले में एक्सरसाइज होगी पावर, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आर्टिकल है, कोई थिंग है, कंटेन एनी सच एडवर्टाइजमेंट। सच एडवर्टाइजमेंट का मतलब जो ऊपर जो हमने डिस्क्राइब किया था कि पैम्पलेट, राइटिंग वगैरह, इंक्लूडिंग द कंटेंट, जो कंटेंट्स हैं वो भी साथ में हो सकते हैं। ऑफ सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग, मान लीजिए एक पब्लिश किया हुआ है कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, उससे रिलेटेड कुछ और मटेरियल भी है तो उसको भी साथ के साथ वो वहां पर सीज कर सकता है। If the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise, या तो ऐसा लगे कि एडवर्टाइजमेंट से उस मटेरियल को आप अलग नहीं कर सकते हो, उस मामले में अगर आर्टिकल जो है और वस्तु जो है बिना किसी की इंटीग्रिटी को हर्ट किए हुए उसका यूज किया जा सकता है, सेलेबल किया जा सकता है, कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप
अगर टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हो तो आप उसको पूरे का पूरा ही जब्त करोगे। ये है हमारा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। अब सेकंड बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है हमारे लिए। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर, कि जो सेक्शन प्रोवाइड किया गया है सर्च और सीजर से रिलेटेड सीआरपीसी में, एज दे अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर दिस अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इशूड अंडर 94 के तहत जो है वो सर्च का प्रोसीजर, सीजर का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फिर कहता है कि वेयर एनी पर्सन सीज, जहां पर कोई व्यक्ति सीज कर लेता है किसी भी वस्तु को अंडर क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1, ही शैल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जो भी चीज वो सीज करेगा उसकी एक ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बाउंड है एक तरीके से, कि वो क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देगा कि ये कुछ मैटर है और इसमें इसे हमने कस्टडी में लिया है। तो ये सेक्शन 5। इससे रिलेटेड अब हम आते हैं सेक्शन 94 पर, कि 94 किस चीज की बात करता है उसको देखते हैं। सेक्शन 5 को हम 94 के साथ रीड करेंगे और 94 के साथ एक टर्म ऐसी आएगी 94 में जिसको हम गो थ्रो करेंगे 292 के क्लोज 1 के साथ। ये क्या कहता है? सेक्शन 94 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी। एक ऐसे प्लेस को सर्च करना जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जहां पर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, उस किसी चीज से रिलेटेड, उसको सर्च करने से रिलेटेड हम किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टोलन प्रॉपर्टी की, तो स्टोलन प्रॉपर्टी को आईपीसी में सेक्शन 410 में डिफाइन किया गया है कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, फोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, फोर्स डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया 470 आईपीसी में। ठीक है, तो फोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब एक ऐसा झूठा दस्तावेज मेड होली और इन पार्ट बाय फोर्जरी, जो क्या है धोखाधड़ी से बनाया गया है, उसे फोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। उसे डिफाइन किया गया 470 आईपीसी में। ये आपको एग्जाम में, प्री के एग्जाम में जो है आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कहाँ पर डिफाइन? 470 में। स्टोलन प्रॉपर्टी 410 में। स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या मिस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी ग्रैब की जाती है, जो प्रॉपर्टी कब्जे में की जाती है, उसे स्टोलन प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो सेक्शन 94 बात कर रहा है कि इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई, सब डिविजनल की, एसडीएम की बात आ गई और जेएमआईसी की बात आ गई। तो 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, 3 प्रकार के जो कोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया। फर्स्ट हो गया डीएम और एसडीएम और जेएमआईसी। अब डीएम कौन होता है? डीएम का मतलब जिसे डीसी भी बोलते हैं कई स्टेट्स में। अपन इंफॉर्मेशन, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और उन्होंने इंक्वायरी भी कर ली और उनको ये लगता है कि ये जरूरी भी है, और रीजन टू बिलीव का मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स है, दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट ऑफ सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, की कोई ऐसा प्लेस है जहां पर जो या तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी उसको वहां पर इकट्ठा किया गया है या सेल किया गया है, और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। अभी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या है, इसी को डिफाइन किया गया है, इसी सेक्शन में देखेंगे। टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, ये एक तो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करके रखा गया है या उसको बेचा गया है उस मामले में, या फिर जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जिसमें आप कह सकते हो ऑब्सिन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे अश्लील मूवीज वगैरह हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर वहां पर डिपॉजिट करके रखा गया है, टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, जहां पर सेक्शन अप्लाई होता है, और that any such objectionable article deposit in any place he may by warrant, वो क्या करेगा? वारंट जारी करेगा, में है, कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है एनी पुलिस ऑफिसर को अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से अबव होना चाहिए उसका रैंक। किस चीज के लिए ऑथराइज करेगा? टू एंटर विद सच असिस्टेंट एज में भी रिक्वायर्ड, अगर किसी असिस्टेंट की जरूरत है, किसी ऐसी चीज की जरूरत है साथ में ले जाने की, तो उसके साथ वो एंटर करेगा। टू सर्च द सेम, और उसी को सेम का मतलब जो ऊपर डिस्क्राइब किया गया ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड वो सर्च करेगा। टू टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच रीजनेबली सस्पेक्ट्स,
जिसके लिए उसके पास रीजनेबली सस्पेक्शन है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, टू विच द सेक्शन अप्लाई, जिस पर ये सेक्शन अप्लाई होता है, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, उसके बाद वो क्या करेगा, उस आर्टिकल को लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट, और या उसको जहां पर पकड़ा है, सीज किया है, वहीं पर उसको गार्ड करेगा जब तक कि ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के पास ना ले जाए। कहने का मतलब है कि जो पुलिस अपनी कस्टडी में रख के उसकी संभाल करेगा कि जो भी प्रोडक्ट को वहां पर लिया गया है, जो भी सामान जो है वहां पर सीज किया गया है, तो उस मामले में ये ड्यूटी बन जाती है पुलिस की, वो उसे प्रॉपरली अपने पास गार्ड करके रखेगा। सॉरी, टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट, अब वो क्या करेगा, उसको कस्टडी में लेगा, अपने कंट्रोल में लेगा और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। किसको? एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, जो कोई भी व्यक्ति वहां पर मिलता है, हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रीवी टू द डिपॉजिट, लगता है कि ये जो डिपॉजिट किया गया उसके लिए वो मुख्य था, सेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए, और आर्टिकल नोइंग और हैविंग रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी, या जिसे पता था कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है, कि उस आदमी को भी पकड़ेगा कि जिसे ये पता था कि ये प्रॉपर्टी जो है स्टोलन है, या मान लीजिए उसको इस बात का पता था कि ये उसका अगर यूज करता है तो उसको फिर भी किसी ऑफेंस में आप कह सकते हो कि पकड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच सेक्शन अप्लाई, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब बात आती है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में क्या क्या चीजें आती है। द फर्स्ट वन इज काउंटरफिट कॉइन्स। काउंटरफिट कॉइन का मतलब कूट रचित जो सिक्के होते हैं, काउंटरफिट कॉइन की बात आ रही है। फिर है जो मेटल्स हैं, जो मेटल टोकन एक्ट में जो मेटल का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस एक्ट के तहत, ठीक है, या कस्टम एक्ट के तहत, सेक्शन 11 में कस्टम एक्ट के तहत बाहर से जब कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो तो उसमें कस्टम के छापे पड़ जाते हैं। काउंटरफिटिंग करेंसी नोट, कुछ नकली नोट, नकली स्टैंप्स हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंट है जो हमने पढ़ा था 470 में है। फाल सील, झूठी मोहरें बनाई गई है। या सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे आज के इस कंसेप्ट से रिलेटेड है वो है ऑब्सिन ऑब्जेक्ट्स, रेफर्ड इन सेक्शन 292 में ऑब्सिन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, वो चीजें भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लोज ए टू एफ, ए से लेके एफ तक जो भी मटेरियल आप प्रोडक्ट कर रहे हो, उसको बना रहे हो, उस मामले में भी उसे ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा। तो इन ऑब्जेक्शनेबल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्शनेबल की जो डेफिनेशन है वो काफी वाइड है, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, उसमें क्या है, हमें ऑब्सिन देखना क्या है। ऑब्सिन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कौन सा, जो 292 का सबसेक्शन 2 है उससे रिलेटेड बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सिन, उसे ऑब्सिन माना जाएगा इफ इट इज लैसिवियस और अपील टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, और इफ इट्स इफेक्ट कर रहा है where it comprised 2 or more distinct the effect of any one of his item or is take as whole such as to prove taint the depraved and corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see and hear the matter contained or embodied. Lascivious का मतलब है जो किसी भी की भी प्रतिष्ठा को दूर करे, किसी का आप कह सकते हो कैरेक्टर असैसिनेशन करे, या वो प्रूरिएंट बता रहा है, प्रूरिएंट इंटरेस्ट है जिसमें क्या है किसी भी व्यक्ति की, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, इसमें स्पेशली फीमेल से रिलेटेड नहीं है, अगर उसके कुल चरित्र की बात हो रही है, उसके गलत चरित्र की बात आ रही है, या किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को डिप्रेव किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को हानि पहुंचाई जा रही है, तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो हैं जो बनाए जा रहे हैं वो सारे ऑब्सिन माने जाएंगे। तो ये है ऑब्सिन का मेन कंसेप्ट जिसको डिफाइन किया गया 292 ए के अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे समझे कि भी एक्चुअल में ये क्या चीज कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसी बुक आप पब्लिश कर रहे हो, यानी कि पैम्पलेट है, पेपर, राइटिंग है, उस पर ऐसी चीजें आपने बनाई है जो ऑब्सिन मानी जाएगी अगर वो लेस सीवियस है। लेस सीवियस का मतलब है जो किसी व्यक्ति को कामुकता की तरफ ले जाता है, किसी को एक्साइट करता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। टू द प्रूरेंट, प्रूरेंट का मतलब जिस चीज को पढ़कर, जिस लेख को
पढ़कर या जिस चित्र को देखकर किसी व्यक्ति के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर जो बढ़ जाती है वो खुद कामी हो जाता है, यानी कि इनका मोस्टली सेम सा ही मीनिंग है। और या किसी के चरित्र के बारे में वहां पर गलत टिप्पणियां की गई है जिससे किसी की आप कह सकते हो कि गरिमा भंग हो रही हो, इस प्रकार का कोई एक्ट किया गया, डिप्रेव किया जा रहा है किसी को, करप्ट पर्सन के द्वारा अगर उसे पूरे को अगर समझे तो किसी व्यक्ति के चरित्र का उससे वर्णन किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है और गलत तरीके से पेश करके उसका उल्लेख होता है तो वो क्या माना जाएगा, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट माना जाएगा, जो सेक्शन 292 क्लोज 1 में डिफाइन किया गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हमारा मेन पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ऑफेंसेस बाय कंपनीज की जब आप बात करते हो तो ये जो है डेफिनेशन जो है मोस्टली सेम है, किससे सेम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अगर हम सेक्शन 141 देखते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 141 भी सेम यही बात करता है कि अगर ऑफेंस कोई कंपनी के द्वारा होता है तो किस प्रकार से उसका जो है ट्रायल वगैरह चलेगा। तो ये सारी बातें कहाँ हो रही है, 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये सारी बातें डिस्क्राइब की गई है। तो इसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि सेक्शन 141 ये जो है बात करता है, ठीक है। तो सेम ही प्रोविजन है लगभग उसमें और इसमें सेम ही मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर आप साइड में भी मेंशन कर सकते हो सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये कह रहा है कि वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, जो ऑफेंस जो है सेक्शन 3 और 4 में जो किया गया है किसी कंपनी के द्वारा, तो नॉर्मली तो कंपनी लायबल नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो उसके बाद जो अथॉरिटी है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड, कोई भी वो व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति की बात हो रही है, कोई अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, हर एक व्यक्ति जो उस टाइम में चार्ज था, जिसके पास इनकी कंट्रोल पे था, मैनेजर वगैरह था या उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस कंपनी से रिलेटेड, द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के बिजनेस उसके कंडक्ट उस बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो है सारी की सारी जवाबदेही जिसके पास थी, जो चार्ज जिसके पास था, जो उसके लिए उत्तरदायी था कंपनी का, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, उसे जो है ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा और उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो कंपनी के तो आप सजा नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो उसके चार्ज में था उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। प्रोवाइजो कहता है कि नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा जो कंटेन है वो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं मानेगा अगर वो ये कह देता है कि उसके पास नॉलेज ही नहीं थी, बिना किसी नॉलेज के ये अपराध हुआ था और उसने पूरा प्रयास किया था उस अपराध से बचने के लिए। तो अगर ये साबित कर देता है तो उस पर किसी प्रकार की जो क्रिमिनल लायबिलिटी जो है इम्पोज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 में कुछ भी होते हुए, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड दैट the offense has been committed with the consent or connivance or attributable to the negligence on the part of any director, manager, secretary, other officer, the company says director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against the proceeding similarly। कह रहा है कि मान लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैनेजर भी है, सेक्रेटरी और कोई और ऑफिसर, सभी ने मिलकर क्या किया है, सभी ने सहमति जताई है, कंसेंट थी सभी की, या सभी ने कोई साजिश रची और उन सभी में से किसी की भी अगर लापरवाही की वजह से ये कमिट हुआ है ऑफेंस, तो उन सभी को इकट्ठा भी पनिश किया जा सकता है और सेपरेटली भी उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी का मतलब होगा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि कंपनी जो होता है एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, उसमें ऐसा नहीं कि वो नेचुरल पर्सन नहीं होता, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो कानून के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो कह रहा है कि कंपनी का मतलब कोई भी एनी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जिसमें कोई फर्म शामिल हो सकती है, कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। एंड डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए फर्म, किसी फर्म से रिलेटेड अगर उसका कोई डायरेक्टर है वो हो सकता है किसी भी फर्म का, और कोई पार्टनर है वो भी डायरेक्टर की कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफेंसेस टू बी कोग्निजेबल एंड वेलेबल, कौन से ऑफेंसेस जो कोग्निजेबल हैं, यानी कि जो ये ऑफेंसेस इसमें दिए गए हैं ये कोग्निजेबल भी है और वेलेबल भी है। कोग्निजेबल का कैसे पता चलेगा कि जो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ है कि कितनी पनिशमेंट तक के प्रोविजन जो कोग्निजेबल होते हैं और कितनी पनिशमेंट तक के वेलेबल या नॉन वेलेबल होते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑफेंस है वो कोग्निजेबल है और वेलेबल भी है, यानी कि कोग्निजेबल तो है उसमें
उसमें एफआईआर तो दर्ज होगी बट वो बेलेबल भी है, कोर्ट उसे बेल भी दे देगी। अब क्वेश्चन आता है कि वुमेन से रिलेटेड इस प्रकार के ऑफेंस को कर और बेल दी जा रही है। देखिए ये क्या है, किसी वुमन की बॉडी को टच नहीं किया जा रहा है, वुमन के ऊपर सिर्फ एक इंडिसेंट उसका चित्रण किया गया। तभी तो बार बार एक इश्यू राइज हो रहा है कि आप एक तरीके से तो आईपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हो, वुमन के रिगार्डिंग काफी कंसेप्ट ला रहे हो, नए नए लॉ ला रहे हो, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए? क्या ये पनिशमेंट नहीं बढ़नी चाहिए? तो वो चीज भी विवादों में देखते हैं कब तक इसके ऊपर कोई डिबेट जो खत्म होती है। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री में, तो 8 का जो 1 है वो बेलेबल की बात कर रहा है और 8 का जो 2 है वो कॉग्निजेबल की बात कर रहा है। फिर 9th कुछ भी नहीं है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल बी लाइज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। जो गुड फेथ में की गई है, गुड फेथ कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 52 आईपीसी में, तो उसके तहत जो है कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। पावर टू मेक रूल्स, रूल मेकिंग पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर होती है। जब वो क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट में कुछ रूल्स जो बनाएगा तो ऑफिशियल गैजेट में उसको अनाउंस करेगा। In particular and without prejudicing the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters। इन मैटर्स पर जो है पावर है रूल्स बनाने की, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे सीजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट या अदर आर्टिकल, ठीक है, उसको किस तरीके से आप सीज करोगे, वो सारा का सारा बनाने की पावर है, रूल्स बनाने की। एनी अदर मैटर जो भी रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर रूल बनाए जा सकते हैं। फिर वही अगला ये पॉइंट कि हर एक रूल जो बनेगा वो दोनों हाउसेज में रखा जाएगा, फिर दोनों की सहमति हो जाएगी और उसके बाद ही जो रूल्स को जो फाइनल समझा जाएगा। ये हमारा प्रोविजन हो गया। अब हम बात करते हैं, एक दो केस है इससे रिलेटेड, उसको समझते हैं कि क्या कुछ है। जैसे ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर क्या है, एक मैगजीन पर ये की पिक्चर आई थी जिसमें एक मदर जो है बच्चे को फीड करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। तो इस पिक्चर के लिए कोर्ट में इसको ले जाया गया, एफआईआर भी दर्ज की गई। ये जो पिक्चर है ये क्या कर रही है, अश्लीलता फैला रही है, ऑब्सीन्स है ये। तो उस मामले में क्रिमिनल केस जो है रजिस्टर हुआ इस एक्ट के तहत। गृह लक्ष्मी मैगजीन के जो पब्लिशन की गई थी उससे रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो कवर पेज है वो मलयालम मैगजीन का है। उसमें ये बताया गया कि एक वुमन जो है ब्रेस्ट फीड कर रही है बेबी को, विद द कैप्शन साथ में एक बात भी लिखी गई है, मदर टेल केरला की माताएं जो है वो केरला को बता रही है कि डरो मत, आप घूरो मत, वी वॉन्ट टू ब्रेस्ट फीड, कि आप हमें मत घूरो बल्कि जो ब्रेस्ट फीड है वो कराना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। फ्रॉम द कवर पेज इट अपीयर्स दैट द मैगजीन एडिशन फीचर्स ए कैंपेन। कवर पेज से देख के ये लग रहा था कि ये एक कैंपेन है, एक किसी मुहिम की शुरुआत की गई थी कि जो राइट है ब्रेस्ट फीडिंग का किसी महिला का, वो पब्लिक प्लेस में भी वो किसी भी अपने बच्चे को फीड करवा सकती है बिना किसी शर्म के और बिना किसी ये बात को सोचे हुए कि आदमी उसको देखकर क्या सोच रहा होगा। द पिक्चर हैज गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, हालांकि इस पिक्चर ने बहुत ज्यादा अटेंशन बटोरी एंड हैज बीन रिपोर्टेड, इवन इंटरनेशनल मीडिया में भी इस चीज को रिपोर्ट किया गया कि कितना अच्छा ये प्रयास किया गया है। तो इस पिक्चर को लेकर कोर्ट में मैटर गया, तो इस मैटर को जब ये कोर्ट में पहुंचा, एफआईआर दर्ज की गई, तो उस मामले में ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, इस जजमेंट, ये पिक्चर जो एक टेनिस प्लेयर की है जो खुद व्हाइट है और उसकी ये फियांसी है जो कि ब्लैक है। व्हाइट और ब्लैक का जो एक रंग भेद का इश्यू है उसको मिटाने के लिए इन दोनों ने न्यूड पिक्चर जो है यहाँ पर दी थी कवर पेज पर, जिसको लेकर विवाद उठा था। 2004 के अंदर एक अपील फाइल की गई थी उससे रिलेटेड और जजमेंट आया था। तो इसमें ये केस का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अवीक सरकार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। इस केस में क्या था, इस पिक्चर को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने बड़ा ही लिबरल जजमेंट दिया कि ये जो पिक्चर है वो किसी प्रकार की ऑब्सिन से रिलेटेड नहीं है, इनडिसेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से आप रंग भेद के जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया जा सकता है। कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा, कोर्ट ने सबसे पहले तो केस को क्वैश कर दिया और ये बात कही कि जब भी कोई आप पिक्चर ऐसी देखते हो जो न्यूड है, यानी कि बिल्कुल, जब न्यूड का मतलब जिसने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए या मान लो सेमी न्यूड है, हाफ पहने हुए हैं, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो पिक्चर ऑटोमेटिकली ऑब्सीन हो जाएगी, अश्लील है, जब तक कि उसके अंदर वो अश्लीलता जो शारीरिक जो एक संबंध बनाने से के रिलेटेड जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने का अगर वो प्रयास नहीं कर रही है, तब तक जी
आप उसे नहीं कह सकते कि वो ऑब्सीन है। बेंच ने अपील को सुना, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने जो है ये बात कही थी कि वो ऑब्सीन है, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिफ्यूज किया गया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चलाई गई थी उसको क्वैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और उस पिक्चर के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया था उसको रिमूव कर दिया गया। अब आ जाते हैं फैक्ट्स क्या थे इसकी। फैक्ट्स ये थे कि एक जर्मन मैगजीन थी जिसका नाम था स्टेरन, वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन हुआ था पूरे विश्व में। बोरिस बेकर जो है एक टेनिस प्लेयर था, उसने अपनी फियोन्सी जो थी, मंगेतर जो थी, जो डार्क स्किन थी, जो ब्लैक थी, बारबरा फेल्टस उसके एक फिल्म एक्ट्रेस, उसके साथ एक फोटोग्राफ दी बाय नन अदर देन हर फादर, जो उसके फादर के द्वारा फोटोग्राफ ली गई थी। द आर्टिकल स्टेट्स दैट इन एन इंटरव्यू बोथ बोरिस बेकर एंड बारबरा फेल्टस स्पोक फ्रीली अबाउट देयर एंगेजमेंट के बारे में उन्होंने बात की और ये बात कही कि लोग जो है लोगों को मैसेज देने के लिए ये पिक्चर क्लिक की गई थी कि लोग इस बात को समझ सकें कि कलर का जो भेद है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल में बोरिस बेकर को एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर, जो एक डेंजरस जो एक अभ्यास चल रहा है कलर भेद रंग भेद के हिसाब से, उसका एक प्रोटेस्टर, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति है, उसने क्या स्टेट किया कि द पर्पज ऑफ द फोटोग्राफ सिर्फ ओनली ये था कि जो लव चैंपियंस हैं उनके बीच में जो आपस में प्यार करते हैं उन पर रंग भेद के हिसाब से आप नफरत की भावना पैदा ना करवाएं। तो एक लॉयर है अलीपुर जज कोर्ट कोलकाता का, उसने क्लेम किया कि ये जो मैगजीन है स्पोर्ट बाजार ये क्या है, और आनंद बाजार जो पत्रिका, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया कि सेक्शन ये जो लॉयर था ना, ये इस पत्रिका का, आनंद बाजार की जो पत्रिका है, इनका दोनों का एक रेगुलर फॉलोअर था, रेगुलर रीडर था। इसने कहा कि इसमें जो पब्लिश किया गया, प्रिंट किया गया है, वो क्या है, वो सही नहीं है। उन्होंने क्या किया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने वहां पर कंप्लेंट फाइल कर दी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो पब्लिशर है, प्रिंटर है न्यूज़पेपर के, एज वेल एज अगेंस्ट द एडिटर ऑफ द स्पोर्ट्स वर्क का जो एडिटर है, जो कौन थे, लेट मंसूर अली खान पटौदी थे, उन एडिटर के खिलाफ उन्होंने क्या करा, कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट ने ये बताया कि एक एक्सपीरियंस के तौर पर वो एल्डरली पर्सन है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो इस चीज की कभी परमिशन नहीं देंगे कि इस प्रकार की जो न्यूड फोटोग्राफ है वो एक आनंद बाजार पत्रिका में आए, क्योंकि वो वहां की लोकल पत्रिका थी, एज वेल एज स्पोर्ट्स वर्ल्ड की जो पत्रिका वहां पर, क्योंकि पूरे विश्व में इस पत्रिका के अंदर विश्व की जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है, वहां पर इस पेज को कवर किया गया था। कह रहे ये यंग जो माइंड्स हैं, जो युवा लोग हैं, उनके दिमाग को खराब करेगा, बच्चों के भविष्य को खराब करेगा, यूथ को खराब करेगा, और ये हमारे जो सांस्कृतिक और नैतिक जो नियम है, वैल्यूज है, मूल्य है, उनके भी खिलाफ है। कंप्लेनेंट ने ये बात भी कही कि जब तक कि सच टाइप की, जब तक इस प्रकार की जो पिक्चर्स हैं उनको बैन नहीं किया जाएगा या उनको सेंसर नहीं किया जाएगा, और जो अक्यूज है उनको जब तक आप पनिशमेंट नहीं दोगे, तो जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, गरिमा है, डिग्निटी गरिमा जो है, ऑनर जो है वुमेन का, उसके साथ आप जियो पार्टी कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। मजिस्ट्रेट ने अक्यूज पर्सन को एग्जामिन किया सेक्शन 251 सीआरपीसी के तहत, समन केसेस के तहत, समरली ट्रायल किया गया। ऑर्डर किया गया कि दे वुड बी पुट टू फेस द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर 292 का जो है उनका ट्रायल होगा सेक्शन 4 के तहत। जो एग्रीव्ड पर्सन थे जिनके खिलाफ ट्रायल किया गया, वो क्या किया, उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की 482 सीआरपीसी के तहत, जिसमें हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस प्रोसीडिंग को क्वैश कर दे। हाई कोर्ट ने जो है डिड नॉट अप्रिशिएट ऑल कंटेंशन, डिक्लाइन टू क्वैश, और मना कर दिया कि जो क्वैश नहीं करेंगे। फिर एक्यूज पर्सन सुप्रीम कोर्ट गए और हाई कोर्ट का ऑर्डर वहां पर देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात कही, वी हैव टू एग्जामिन, हम एग्जामिन करेंगे कि वो फोटोग्राफ जो है बोरिस बेकर और फाइनेंस जो उसकी फियांसे हैं बारबरा फेल्टस की, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सिर्फ बेयर बॉडीज, नंगे शरीर होने से ये नहीं हो जाता, हालांकि उसने अपनी ब्रेस्ट को कवर किया हुआ है और हैंड से कवर किया है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं कहा जा सकता उसे, और ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 292 का वो नहीं है। अप्लाइंग द कम्युनिटी टॉलरेंस टेंस, तो उन्होंने तो ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जो फोटोग्राफ है वो ये देखी जाएगी कि क्या ये फोटोग्राफ सेक्शन 292 का वायलेशन करती है या नहीं करती है। अगर कम्युनिटी टॉलरेंस टेस्ट को देखा कोर्ट ने, उन्होंने ये बात कही कि ऐसी जो फोटोग्राफ है जो सजेस्टिव है, डिप्रेव माइंड कर रही है, डिजाइन कर रही है कि सेक्सुअल पेशेंट्स को
तो उसे हम मानेंगे कि वो क्या 292 में कवर हो जाएगा। लेकिन ब्रेस्ट ऑफ बारबरा फिल्टर्स हैव बीन फुली कवर्ड, उसकी ब्रेस्ट ढकी पड़ी है विद आर्म्स ऑफ बोरिस बेकर के आर्म से। फोटोग्राफ जो है सेमी न्यूड है, टेकन बाय नन अदर देन द फादर ऑफ बारबरा, के फादर के द्वारा ये फोटो ली गई थी। तो इस प्रकार से जो फोटो जो है वो कहीं भी किसी के माइंड को करप्ट नहीं कर रही है, डिप्रेव नहीं कर रही है। तो उस मामले में ये दोनों के दोनों जो मैगजीन है इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा वे मे ऑल्सो इंडिकेट दैट, हमें ये भी लग रहा है कि जो पिक्चर है उसका भविष्य क्या, उसका जो मैसेज है वो क्या है, क्या मैसेज पब्लिकली देना चाहता है, पूरे विश्व में देना चाहता है, वो देखिए आप। कवर स्टोरी जो है मैगजीन की वो टाइटल ले रही है पोजिंग न्यूड फोटो है, ड्रॉपिंग ऑफ हैरासमेंट, बैटलिंग रेसिज्म इन जर्मनी के अंदर जो माहौल चल रहा है रंग भेद का, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। बोरिस बेकर ने खुद इस आर्टिकल को पब्लिश किया किसी मैगजीन में, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको रिमूव करने का प्रयास किया गया है। तो बोरिस बेकर ने खुद जो है इस आर्टिकल में कुछ कोड भी दिए थे। द न्यूड फोटोज वर सपोज्ड टू शो, की न्यूड फोटो आपके लिए सदमा जरूर है, लेकिन संदेह निसंदेह ये फोटो जो है कहीं ना कहीं इंटररेशियल रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रही है। तो जो फोटोग्राफ है वो एक मैसेज देना चाहती है, तो उस मैसेज के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट, हमें जो है फोटो को अप्रिशिएट करना चाहिए और एक मैसेज कन्वे करना चाहिए। तो अगर हम किसी दूसरे एंगल से उसको समझते हैं, तो अगर ये प्रिपेयर की गई थी जो पिक्चर जो स्पोर्ट बाजार वर्ड के अंदर आई थी, जो आनंद बाजार पत्रिका में आई थी, तो इसको आप कहीं से भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मान सकते हो और 292 के अंदर ये फॉल नहीं करेगा। तो कोर्ट ने इसमें किसी प्रकार का उसे ऑफेंस नहीं माना और उन्हें जो है वहां से जो एफआईआर को क्रैश कर दिया। और ये बात भी कोर्ट ने कही, वी आर सॉरी टू नोट दैट द लर्न मजिस्ट्रेट विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया कि इस फोटो का बैकग्राउंड क्या, किस उद्देश्य से इस फोटो को लाया गया था। हाई कोर्ट इन अवर व्यू, हाई कोर्ट ने भी हमारे व्यू में 482 का जो एक अपनी पावर एक्सरसाइज करनी थी उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं की और जस्टिस नहीं प्रोवाइड करवाया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो पूरा का पूरा एक्ट है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको लगता है ऐसे वीडियोज आपको मिलने चाहिए जो आपके लिए किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।